नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ लेकर एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि आज का सेशन जो है वो किस दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सब लोगों को याद रखना है कि आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और अगर बात करें कि वो टॉपिक कौन सा है, तो केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से कहीं ना कहीं प्रश्न आप सभी लोगों से एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सेशन को अगर शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के बीच में, और अपने सभी साथियों को इस सेशन से यहाँ पर जोड़ लीजिए। चलिए, अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द टॉपिक, तो देखो आप सब लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज मैं आप लोगों को एक ऐसे तत्व के बारे में पढ़ाने वाली हूँ जिस तत्व के बहुत सारे रूप हैं, अपर रूप हैं, आइसोटोप्स हैं। इवन वो तत्व जो है वो अलग अलग तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है, और उन यौगिकों का बहुत सारे क्षेत्रों में क्या किया जाता है, उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ पर कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहले कार्बन को यहाँ पर जानेंगे, ठीक है, और जानने के बाद जो है वो उसी कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे, और फिर उसके यौगिकों के बारे में भी इस सेशन में यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक जो है वो टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है हमारा कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कार्बन जो है वो कार्बन एक तत्व है, और आप सभी लोगों को पता है कि समस्त तत्वों का जो वर्णन है वो हमारी आवर्त सारणी में किया गया है। तो आवर्त सारणी और उसी आवर्त सारणी के वर्ग 14 के सदस्य की अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, बात करें, तो ये जो कार्बन है ये इसी आवर्त सारणी के वर्ग 14 का क्या है, सदस्य है। मतलब कौन से ग्रुप में जो है वो ग्रुप में ये कार्बन इंक्लूड होता है, तो मैम ग्रुप 14 का ये यहाँ पर क्या हो गया, मेंबर हो गया, ठीक है। अब ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो मैम कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम जो है वो जर्मेनियम भी ग्रुप 14 में ही यहाँ पे इंक्लूड होता है, साथ ही साथ टिन आता है, टिन के साथ साथ ही लेड आता है, ठीक है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप 14 में ही क्या होते हैं, इंक्लूड यहाँ पर होते हैं। इंक्लूड होने के साथ साथ अगर हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये तत्व जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो हम सब लोगों को याद रखना है कि पृथ्वी जो है, इसी पृथ्वी की भूपर्पटी पर, ठीक है, पृथ्वी और इसी पृथ्वी की भूपर्पटी पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा अगर हम लोगों से यहाँ पर क्या कर ली जाए, पूछ ली जाए, तो हम लोगों को याद रखना है कि मैम पृथ्वी की भूपर्पटी पर कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होगी, वो होगी 0.02%, ठीक है। कितनी होगी, ये होगी 0.02%। परसेंट के साथ साथ अगर हमसे ये पूछा जाए कि पर्यावरण जो है, इसी पर्यावरण में कार्बन की मात्रा जो है वो यहाँ पर कितनी होने वाली है, तो आपको याद रखना है कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट में अगर हम लोग देखें कि ये कार्बन जो है वो कितनी मात्रा में है, तो कार्बन की मात्रा है यहाँ पर 0.03%। तो भूपर्पटी यानी अर्थ क्रस्ट पर जो कार्बन का कंटेंट है वो 0.02% है, और पर्यावरण में जो कार्बन की मात्रा है दैट इज 0.03%, ठीक है। दूसरी बात, मैम ये जो कार्बन है, ये कार्बन लिविंग थिंग्स में एग्जिस्ट करता है या नॉन लिविंग थिंग्स में एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि कार्बन जो है वो कार्बन नॉन लिविंग एंड लिविंग बोथ, ठीक है, नॉन लिविंग एंड लिविंग बोथ। मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट यहाँ पर करता है। कार्बन नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाया जाता है, और यही कार्बन जो है वो कार्बन लिविंग थिंग्स में भी यहाँ पर क्या होता है, इंक्लूड होता है। नेक्स्ट चीज कि जब भी किसी तत्व को हम लोग लिखते हैं, है ना, तो हमें पता है कि यहाँ पर Z और यहाँ पर A, यानी Z का मतलब है इसका परमाणु क्रमांक और A का मतलब है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो कार्बन जो है, इस कार्बन को अगर इस फॉर्म में देखें तो कार्बन को लिखा जाता है 6C12, यानी 6 इज व्हाट, कि कार्बन आवर्त सारणी में 6 एटॉमिक नंबर पर क्या है, सिचुएटेड है, और सिचुएटेड होने के साथ साथ ही 12 जो है वो 12 इसका क्या हो गया मैम, 12 इसका यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 के साथ साथ 12 जो है वो इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर हो गया। अब अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ यहाँ पर क्या करते हैं, बढ़ते हैं, तो मैम कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ पर कितना होता है, तो आपको याद रखना है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या
क्या होगा 4, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। तो 2 और 4 हो गए, तो 1s2, 2s2 और 2p2। अब आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि ये कार्बन जो है, जब इसी कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो हमको पता है कि कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ कंपाउंड तब बना सकता है जब उसका अष्टक पूर्ण हो। यहाँ पर अगर हम इसके आउटर ऑर्बिट में देखें तो कितने जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैम 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन का अष्टक जो है वो अधूरा है, ठीक है। कार्बन का अष्टक जो है, अगर ऑक्टेट की हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये ऑक्टेट क्या हो गया बच्चा, इसका इनकम्प्लीट हो गया। और जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो हमें यहाँ पर ये समझ में आता है कि या तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या वो 4 इलेक्ट्रॉन उसे क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, ठीक है। या तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन उसे क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। तो क्योंकि ऑक्टेट जो है वो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो कार्बन जो है वो कार्बन क्या करता है मैम, कार्बन इसी वजह से शेयरिंग और केयरिंग नेचर जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है। बोला जाता है कि कार्बन की जो प्रकृति होती है वो प्रकृति कैसी होती है मैम, वो प्रकृति होती है शेयरिंग एंड केयरिंग। और जब शेयरिंग और केयरिंग नेचर की यहाँ पर क्या की जाती है, बात की जाती है, तो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन अकेला जो है तो उसका कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना कि अकेला जो है वो इंसान इस दुनिया में आया है, अकेला ही जाएगा, हालांकि लेकिन जब तक वो रहेगा तब तक वो लोगों के साथ घुल मिल कर रहेगा। अकेले जो है वो जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि अकेले सिर्फ और सिर्फ कौन रह सकते हैं, जानवर रह सकते हैं, और हम जानवर नहीं हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही कार्बन की प्रकृति है कि कार्बन जो है वो कार्बन जब तक अकेला है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर या लेकर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है, तब उस कंपाउंड की जो है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि या तो इसे +4 करना पड़ेगा या इसे -4 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा अगर ये क्या बनाना चाहता है, अगर मैम ये कोई कंपाउंड यहाँ पर बनाना चाहता है, ठीक है। अगर ये क्या बनाना चाहता है, अगर ये कोई भी कंपाउंड जो है वो यहाँ पर बनाना चाहता है, ठीक है। तो 6C12 यहाँ पर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 हो गया, 1s2, 2s2, 2p2 जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ऑक्टेट जो है वो यहाँ पे इनकम्प्लीट है, और ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। और इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो कार्बन होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। कार्बन इज नॉट स्टेबल, कार्बन इज अनस्टेबल। कार्बन की प्रकृति कैसी है, कार्बन की प्रकृति स्थायी नहीं है बल्कि अस्थायी प्रकृति जो है वो यहाँ पर इसकी देखी जाती है। क्लियर है, इतनी बात जो है वो, इतनी बात हम लोगों को यहाँ पर जो है वो समझ में आ गई है। क्लियर है। अब दूसरी चीज़ जो है वो, दूसरी चीज़ अगर हम लोग देखें कि मैम कार्बन जो है वो किन किन रूपों में जो है वो पृथ्वी पर देखा जाता है, तो एक टर्म हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और वो टर्म हमारे पास क्या होती है, वो टर्म होती है हमारे पास बच्चों कार्बन के अपर रूप। दैट इज व्हाट, दैट इज कार्बन के अपर रूप। अपर रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर रूप को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। दैट इज व्हाट, दैट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और अगर हम लोग बोले कि एलोट्रॉप होता क्या है, तो हमको याद रखना है कि किसी भी तत्व का अपर रूप वो होता है जिसकी भौतिक अवस्था जो है वो क्या होती है, भौतिक अवस्था, या मैं बोलूँगी कि उसकी भौतिक संरचना जो है, भौतिक अवस्था या भौतिक संरचना जो है वो तो क्या होती है, असमान होती है, मतलब सेम नहीं होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो रासायनिक स्वरूप होता है, ठीक है, या जो रासायनिक संरचना होती है, ये रासायनिक संरचना कैसी होती है, समान होती है, ठीक है। तो कार्बन जो है, उसी कार्बन के अपर रूप या एलोट्रॉप हम उसे कहते हैं जिनकी भौतिक अवस्था या संरचना तो असमान होती है, लेकिन रासायनिक संरचना की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या होती है, समान। मतलब है सब में कार्बन, सबकी केमिकल कंपोजिशन में कार्बन है, लेकिन फिजिकल स्टेट में जब जाएं तो हर एक अपर रूप अपने एक दूसरे से क्या होता है, अलग यहाँ पर क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गई एक बात हमारे पास। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जो है वो कार्बन यहाँ पर हो गया, तो मैम कार्बन के बेसिकली कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन जो है इस कार्बन के बेसिकली यहाँ पर कितने क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना, एक होता है यहाँ पर हीरा, हीरा जिसे हम लोग बोलते हैं डायमंड,
दूसरा जो है वो दूसरा क्या होता है मैम, दूसरा होता है ग्रेफाइट, ठीक है। एक होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा जो है वो तीसरा होता है फुलरीन, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है यहाँ पर फुलरीन, और चौथा जो है वो चौथा होता है क्या, चौथा होता है यहाँ पर ग्रेफीन, दैट इज व्हाट, दैट इज ग्रेफीन। क्लियर है। तो भौतिक अवस्था या संरचना असमान है, लेकिन रासायनिक संरचना की अगर हम लोग बात करें तो रासायनिक संरचना कैसी होती है, समान होती है। और 4 अपर रूप जो है वो देखे जाते हैं, और इसमें अगर हम लोगों से पूछा जाए कि विच इज द लेटेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज फाउंड, तो लेटेस्ट एलोट्रॉप जो खोजा गया जो कार्बन का अपर रूप है वो कौन सा होगा, वो यहाँ पर ग्रेफीन होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो ये हो गई हमारे पास एक बात। इसके बाद जो है वो, इसके बाद अगर हम लोग एक बेसिक चीज़ को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखें तो इसमें एक एक करके हम लोग सारे एलोट्रॉप्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला एलोट्रॉप हमारे पास क्या होता है, सबसे पहला एलोट्रॉप होता है हमारे पास डायमंड, डायमंड जिसे हम लोग बोलते हैं हीरा, ठीक है। सबसे पहला एलोट्रॉप क्या है, डायमंड, डायमंड जिसे कहते हैं हीरा। अब मैम हीरे में कार्बन होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। हीरा कार्बन का प्राकृतिक अपर रूप है, और प्राकृतिक अपर रूप होने के साथ साथ सबसे कठोर और मजबूत अपर रूप है, ठीक है। अगर पूछा जाए ना कि ये जो कार्बन होता है, इसी कार्बन का सबसे मजबूत, कार्बन जो है इसी कार्बन का सबसे मजबूत व कठोर अपर रूप या एलोट्रॉप जो है वो यहाँ पर कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे कि कार्बन का सबसे मजबूत और कठोर एलोट्रॉप जो है वो होता है हीरा, ठीक है। हीरे की अगर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास आता है कि मैम हीरे की संरचना कैसी होती है। अब हमको ये तो पता है कि हीरा दिखने में बड़ा चमकदार होता है, और हीरे पर जो है वो अगर प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ जाए तो वो रोशनी चारों दिशाओं में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किसके साथ, हीरा जो है वो जगमगाहट के साथ चमकता है। तो कार्बन का सबसे कठोर और मजबूत अपर रूप है, साथ ही इसकी संरचना जो है वो कैसे होती है मैम, हीरे की संरचना होती है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय का मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ये कैसा होता है मैम, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। साथ ही अगर हमसे पूछा जाए कि हीरे का प्राकृतिक स्रोत जो है वो यहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग याद रखेंगे कि मैम हीरा प्राकृतिक रूप से किम्बरलाइट पत्थर से प्राप्त होता है, ठीक है। हीरा प्राकृतिक रूप से कहाँ से प्राप्त होता है मैम, किम्बरलाइट पत्थर जो है इसी किम्बरलाइट पत्थर से प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गई एक हमारे पास बात। दूसरी बात, अगर हम लोगों से यहाँ पर जो है पूछा जाए संकरण, है ना, कार्बन जो है वो, कार्बन के परमाणु आपस में जो है वो क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो उनके जो S और P कक्षक होते हैं उन S और P कक्षकों में क्या होता है, अतिव्यापन होता है। तो जब हीरे की संरचना का निर्माण करते हैं तो मैम हीरे की संरचना में कौन सा संकरण है जो सामान्यतः क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो हमको याद रखना है हीरे में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। हीरे में कौन सा, sp3 संकरण पाया जाता है। और हीरे की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मैम इट इज़ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कार्बन का वो कौन सा अपर रूप है जो विद्युत का कुचालक होता है, तो हम बोलेंगे कि विद्युत का कुचालक कौन होता है, हीरा। उसके अलावा ग्रेफीन, फुलरीन, ग्रेफीन, ये सब जो है वो सब विद्युत के सुचालक होते हैं। अगर कुचालक होता है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, सिर्फ हीरा होता है। हीरे में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। हीरे की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय। हर एक पॉइंट में से प्रश्न है। कार्बन का सबसे मजबूत और कठोर अपर रूप कौन सा है, तो याद रखना है सबसे मजबूत और कठोर अपर रूप भी हमारे पास क्या हो गया, हीरा हो गया। अब हीरा क्योंकि कठोर होता है, तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या मैम हीरे को पिघलाया जा सकता है क्या हीरे को पिघलाया जा सकता है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ, हीरे का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। और वो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो याद रखना हीरे का गलनांक होता है 4726 डिग्री सेल्सियस। हीरे का गलनांक कितना होता है, 4726 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो 4726 डिग्री सेल्सियस गलनांक पे जो हीरा होता है, अगर हमसे ये भी पूछा जाए कि इस हीरे का उपयोग कहाँ पे किया जाता है,
तो आप सब लोगों को पता है पहला कि मैम ज्वेलरी बनाने में हम लोग हीरे का प्रयोग करते हैं, डायमंड की ज्वेलरी। हालांकि डायमंड जो है वो थोड़ा महंगा होता है, ठीक है, लेकिन उस डायमंड के पीसेस की प्रॉपर कंप्लीट डायमंड की क्या बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है। तो ज्वेलरी बनाने में किसका प्रयोग होता है, हीरे का होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो मैम मिरर कटिंग का जो प्रोसेस होता है, किसका, मिरर कटिंग का जो प्रोसेस होता है, यानी मैं सीधा सीधा यहाँ पर कह सकती हूँ कि कांच जो है उसी कांच को काटने में, कांच जो है उसी कांच को काटने में किसका उपयोग होता है मैम, कांच को काटने में भी हीरे का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तीसरा रॉक कटिंग, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉक कटिंग। रॉक कटिंग का मतलब जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों को काटने में भी किसका प्रयोग किया जाता है मैम, हीरे का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ज्वेलरी बनाने में, मिरर कटिंग में, रॉक कटिंग में किसका उपयोग होता है, हीरे का उपयोग यहाँ पर होता है। अब जनरली एक क्वेश्चन होता है कि मैम आपने हमें बोला कि कांच को काटने में हीरे का प्रयोग किया जाता है, तो कांच को काटने में क्या ओरिजिनल हीरा यूज में लिया जाता है? आप कभी शॉप पे गए होंगे मिरर कटिंग कराने के लिए, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि कांच का बड़ा टुकड़ा है, एक इक्विपमेंट है, उसमें एक छोटा सा डायमंड लगा हुआ है, जहाँ से कट करना है वहाँ से एक सीधी रेखा जो है वो क्या की गई, खींची गई, और जैसे ही सीधी रेखा खींच के कांच को इस तरीके से मोड़ा गया, कांच उसी शेप में जो है वो क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो ज्वेलरी बनाने में, मिरर कटिंग यानी कांच को काटने में, रॉक कटिंग यानी चट्टानों को काटने में किसका प्रयोग करते हैं मैम, हीरे का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी कांच को काटा जाता है, ठीक है, जब भी कांच को क्या किया जाता है, काटा जाता है, तो कांच को काटने में कौन सा हीरा उपयोग में आता है, ठीक है, कौन सा हीरा है जो यूज में आता है। तो आपको याद रखना है कांच काटने के लिए ब्लैक डायमंड का यूज किया जाता है, किसका, ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग काला हीरा बोलते हैं। ब्लैक डायमंड जिसे क्या कहा जाता है, जिसे काला हीरा यहाँ पर कहा जाता है। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है अपवर्तनांक। मैम हीरा जो है वो हीरा बड़ी तेजी से चमकता है, जगमगाहट के साथ चमकता है, तो हीरे के पास एक अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसी जगमगाहट के लिए क्या होता है, हीरे के पास अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो मैम 2.417, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.417 यहाँ पर होता है। प्लस अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि वो कौन सी प्रकाशिक परिघटना है जिसकी वजह से हीरा जो है वो चमकता है, तो यहाँ हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि कौन सी मैम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है, ठीक है, इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के फलस्वरूप, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो है, इसी घटना के फलस्वरूप हीरा जो है वो हीरा क्या होता है, चमकता है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हीरा क्या होता है, चमकता है, ठीक है। क्या हीरा किसी भी द्रव में घुलनशील होता है, तो हम याद रखेंगे कि मैम हीरा इज नॉन सॉल्युबल। डायमंड क्या होता है, डायमंड नॉन सॉल्युबल होता है, हीरा किसी में भी घुलनशील नहीं होता। हीरा एक अघुलनशील जो है वो क्या होता है, पदार्थ होता है। दूसरी चीज, क्या हीरे की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है, क्या हीरे को आप किसी दूसरे अपर रूप में परिवर्तित कर सकते हो, है तो कार्बन ही ना, ठीक है, और कार्बन है तो जो क्या कार्बन के किसी दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है क्या, तो हम लोग याद रखेंगे कि मैम जो हीरा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायमंड को हम किसी दूसरी स्टेट में चेंज यहाँ पर नहीं कर सकते। हीरा जो है, इसी हीरे को अगर वायु की अनुपस्थिति में, हीरा जो है, इसी हीरे को अगर वायु जो है, इसी वायु की अनुपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। हीरे को वायु की अनुपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो मैम गर्म करने पर ये हीरा किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्रेफाइट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है जो आपसे पूछी जाती है कि क्या हीरे को किसी दूसरे अपर रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, अगर वायु की अनुपस्थिति हो, एयर इज नॉट देयर और 2000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो, तो ये ग्रेफाइट में क्या हो जाएगा,
बदल यहाँ पर जाएगा। ठीक है, एक बात जो है वो हमारे सामने ये यहाँ पर हो गई है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि उत्कर्ष पर होली हंगामा ऑफर चल रहा है 9 से 22 मार्च तक, जिसमें उत्कर्ष ऐप पर मध्य प्रदेश के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट आप लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही इसके साथ साथ अप टू 100% कैशबैक भी आप लोगों को मिलेगा। अगर आप बैच खरीदते हैं तो अप टू 100% कैशबैक भी मिलेगा। प्लस जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उन पेड स्टूडेंट्स के लिए जो पहले से बैच खरीद चुके हैं उनके लिए भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। इस डिस्काउंट को सभी पेड स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि आपको इसके लिए कूपन कोड यूज करना पड़ेगा होली। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें तो होली हंगामा ऑफर के तहत उत्कर्ष की बुकशाला की भी जो पुस्तकें हैं उस पर भी ऑफर चल रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी पुलिस कांस्टेबल के 10 सब्जेक्ट की 10 किताबें आपको केवल और केवल 250 रुपए में मिलेंगी और ये आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। ओनली ₹255 में 10 पुस्तकें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें उत्कर्ष ऐप की जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हैं, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर भी आपको अप टू 90% डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस अप टू 100% कैशबैक भी आपको मिलेगा और जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। कूपन कोड यूज करना है होली। तो बैचेस पर भी आपको ये डिस्काउंट है, टेस्ट सीरीज पर भी आपको ये डिस्काउंट है और बुकशाला की पुस्तकों पर भी एक्स्ट्रा ऑफर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। बस याद रखिएगा बच्चों, ये ऑफर 9 से 22 मार्च तक ही आप सभी लोगों के सामने है। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलिएगा इस ऑफर के साथ। और होली का बड़ा त्यौहार है, एक बड़ा ऑफर आप लोगों के सामने है, तो इस बड़े ऑफर का लाभ जरूर उठाइए और इवन अपने साथियों तक भी शेयर करिए। इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में, तो ध्यान रखिएगा और अगली क्लास में फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।